हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रेशो। ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशो। रेशो क्या होता है? ठीक है। सपोज टू टाइप ऑफ क्वांटिटी है मेरे पास में, ए एंड बी। ए एंड बी आर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी, दोनों सेम टाइप की जो क्वांटिटी है इस तरीके से है कि सच दैट it is represented by A ratio B और A upon B। यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल B कर लो ऐसे ताकि दोनों सेम नहीं। ठीक है। A एंड B आर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी सच दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A रेशो B और A अपॉन B। तो उसको बोलेंगे हम रेशो। ठीक है। यहां से बात आती है कि A और B को मैं इस तरीके से लिखूं तो इसे बोलूंगा मैं रेशो, लेकिन A और B को मैं इस तरीके से लिखूं A स्क्वायर रेशो B स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं अपन डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशो। अच्छा, यहां से इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं AQ रेशो BQ, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट रेशो। अच्छा, ट्रिपलेट रेशो के बाद में, थर्ड के बाद में फोर्थ पॉइंट आता है हमारा A की पावर 1/2 रेशो B की पावर में 1/2। जब ये 1/2 रेशो B की पावर 1/2 आता है तो इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट बचता है हमारा फिफ्थ, A की पावर में 1/3 रेशो B की पावर में 1/3। इसको बोलते हैं हम सब ट्रिपलेट रेशो। ठीक है। तो ये हुई बात रेशो की। रेशो क्या होता है कि दो सेम टाइप की क्वांटिटी जिनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि A रेशो B या A अपॉन B ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो ये होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है और सब ट्रिपलेट रेशो क्या होता है, ये हमने देखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कंपाउंड रेशो क्या होता है। कंपाउंड रेशो को देखने के लिए अब देखते हैं हम कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होता है कि इफ A अपॉन B एंड C अपॉन D आर टू रेशोज A अपॉन B और C अपॉन D दो रेशो इस तरीके से हैं सच दैट कि इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं मैं कि A अपॉन B इंटू C अपॉन D इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, AC अपॉन BD। तो यही मेरा कंपाउंड रेशो है। कंपाउंड रेशो क्या बोलता है कि A अपॉन B और C अपॉन D दो अलग अलग रेशोज इस तरीके से हैं, तो इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही कंपाउंड रेशो कहलाएगा मेरा। ठीक है। कंपाउंड रेशो के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये होगा कि जैसे कि इसको सपोज थर्ड और जो स्टार्टिंग में थे उन्हें फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड पॉइंट नाम दूं मैं, तो फोर्थ पॉइंट मेरा क्या बन जाता है, फोर्थ पॉइंट बन जाता है कि सपोज A अपॉन B कुछ इस तरीके से हैं, तो मैं इसमें सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे कि मान लो मैंने, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा B या N इंटू A और N इंटू B, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो ये वो हमारा इस क्वांटिटी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद में देखेंगे हम प्रपोर्शन। बात करते हैं हम प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन क्या बोलता है हमारा कि इफ, जैसे कि मान लो मेरे पास में दो रेशोज है
ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी मेरे पास दो रेशोज हैं। इन रेशोज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट, वो इस तरीके से हो सच दैट, इस तरीके से हैं कि उन्हें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां से लिख सकते हैं देन proportion is represented by A ratio B proportion B C ratio D। A ratio B ये proportion का साइन है और ये हो गया हमारा C ratio D। अच्छा, इसकी जो मिड वैल्यू है इनको बोलते हैं अपन मीन, और इनको बोलते हैं बाहर वालों को एक्सट्रीम्स। ठीक है। अच्छा, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं और भी एक्सप्लेन करें अपन तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी और सी का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए और डी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। ये कैसे हो रहा है मेरा, यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी, और इसी टर्म को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी जो है वो प्रोपोर्शन में है, और ये प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, यहां से यूं लिख सकते हैं हम कि प्रोडक्ट ऑफ मीन is equal to product of extreme। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, ये दोनों बात कंप्लीट होने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको यहां से आप इस तरीके से भी लिखना चाहो तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी सी इज इक्वल टू ए डी है, तो मैं यहां से ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इनको एक दूसरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये हुआ हमारा प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन के बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है हमारा, कि जैसे कि मान लो इफ दो रेशोज है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इस तरीके से गिवन है कि उन्हें इस तरीके से लिखा जा रहा है। कंपोनेंडो के अंदर क्या होता है कि सपोज दो रेशो इस तरीके से गिवन है, तो कंपोनेंडो का मतलब ये होता है कि इसमें +1 ऐड कर दूं मैं, जैसे कि मान लो इसमें +1 ऐड कर दूं एक तरीके से, तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में d, तो ये हो गया मेरा कंपोनेंडो। ठीक है, इसमें सिर्फ यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें +1 ऐड किया, तो यहाँ पे ये टर्म नेक्स्ट टर्म मुझे किसकी मिल जाएगी, कंपोनेंडो की। अच्छा, इसी तरीके से डिविडेंडो की बात करते हैं। डिविडेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि इफ टू रेशियोज गिवन है आपको a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इस तरीके से गिवन है टू रेशियोज, तो उस केस में a अपॉन बी -1 और c अपॉन डी -1, बोथ साइड में -1 करता हूं। कंपोनेंडो में क्या किया था मैंने, बोथ साइड में +1 को ऐड किया, और डिविडेंडो में क्या करेंगे हम, बोथ साइड में -1 को -1 जब मैं करता हूँ दोनों तरफ, तो वो हो जाएगा मेरा a माइनस बी अपॉन में b और c माइनस डी अपॉन में d, तो ये हो गया मेरा डिविडेंडो। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को मैं मिला के लिख दूं तो बोलते हैं अपन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होते हैं अब हमारे, तो नेक्स्ट लेते हैं हम टॉपिक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
कंपोनेंडो डिविडेंडो में कुछ नहीं होता, बस ये जो दो टर्म आई मेरी, इन दोनों टर्म्स को इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे कि मान लो, अच्छा कंपोनेंडो का मतलब क्या था मेरा, कुछ इस इफ ए अपॉन बी और सी अपॉन डी कुछ इस तरीके से रेशियोस में हैं, तो उनको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए, तो जब ऐसा पॉसिबल है तो कंपोनेंडो क्या बोलता है कि ये ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ क्या था मेरा, सी प्लस डी अपॉन डी, सी प्लस डी अपॉन में डी। सिमिलरली डिविडेंडो क्या बोलता है मेरा, ए माइनस बी अपॉन में बी, यहाँ पे क्या होगा मेरा सी माइनस डी अपॉन में डी, यहाँ से डी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी मेरी वो क्या आएगी, वो क्या आ जाएगी मेरी नेक्स्ट टर्म, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। ये हो गई मेरी कंपोनेंडो डिविडेंडो की टर्म्स। अच्छा, इनको मैं ऐसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब एक तरीके से अपन यूं भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी रेशोस में इक्वल, जो भी दो रेशोस इक्वल है, तो जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाली टर्म को इसी के साथ में प्लस के साथ में लिखूं और एक बार कंप्लीट इस ब्रैकेट को नीचे माइनस के साथ में लिख दें। सिमिलरली सी और डी जो है मेरे, इनको मैं नीचे वाली टर्म को प्लस के साथ में ऊपर लिखा मैंने और कंप्लीट इसी टर्म को माइनस के साथ में नीचे लिख दिया। जैसे कि अब मुझे यहाँ से कभी, अब इसके बाद में अपन एग्जांपल देखेंगे इस पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि सपोज मुझे कभी ये टर्म गिवन आ जाए और इस टर्म से मुझे वापस उस पर जाना हो, तो मैं क्या करूँगा, वापस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे हम यहाँ से। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ से कंपोनेंडो एंड अगेन अप्लाई सी एंड डी, इनको शॉर्ट में बोलते हैं सी एंड डी, ठीक है। तो यहां से टर्म क्या बनेगी मेरी, ए प्लस बी, नीचे वाली टर्म को प्लस के साथ में ऊपर ए माइनस बी, सिमिलर टर्म को नेगेटिव के साथ में लिख दो, इज इक्वल, सिमिलरली इधर भी यही करेंगे, ए प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन में सी प्लस डी माइनस ऑफ सी माइनस डी। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, तो ऊपर जो टर्म बनेगी मेरी 2 है, नीचे की टर्म बनेगी मेरी 2b इज इक्वल टू, ये आया मेरा 2c, क्योंकि d से d कैंसिल और यहाँ पे c से c कैंसिल, तो 2d, दोनों टर्म a अपॉन बी सी अपॉन डी। तो यहाँ से अपने सिर्फ इतना सा देखा कि कभी मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्म में कुछ टर्म्स दिख जाए और मुझे वापस उसको नॉर्मल रेशियोज की टर्म में जाना हो, तो मैं वापस उसमें सी एन डी अप्लाई करूँ तो वापस फर्स्ट स्टेज पे आ सकता हूँ, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी ये भी होती है कि आप जैसे कि सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है कुछ, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी लिखा हुआ है। अब इसको वापस मुझे कहाँ फर्स्ट स्टेज पे जाना है या फर्स्ट टर्म या रेशोज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, बस इसके बीच में डिवाइड लगा दो, इसके बीच में डिवाइड लगा दो, मतलब ऐसे करके लिख दो ए प्लस बी और सी अपॉन में डी, तो ये लो, ये आपको सीधे ही मिल जाएगी। अब एग्जांपल्स लेते हैं इनको कैसे इस तरीके से सोल्व किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि सपोज आपका एग्जांपल है 10 की पावर x अपॉन में 10 की पावर माइनस में x प्लस इज इक्वल टू y लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें सी एन डी अप्लाई करना है, तो सी एन डी जब अप्लाई करेंगे, अप्लाई सी एन डी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 10 की पावर x अपॉन में 10 की पावर माइनस x, जो नीचे वाली टर्म है, इसी टर्म को मैं, या तो आप इसी टर्म को ऊपर प्लस के साथ में लिख दो एक बार माइनस के साथ में, जैसे कि मान लो 10 की पावर माइनस एक्स। अच्छा, अब ये जो कंप्लीट ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसी को माइनस के साथ में 10 की पावर एक्स माइनस और 10 की पावर माइनस एक्स। और सिमिलरली, अच्छा जिसके अपोन में कुछ नहीं होता वहाँ पे अपोन में क्या होता है 1, ठीक है। अब ये 1 है तो इसको प्लस के साथ में यहाँ पे लिखूंगा एक बार में,
और एक बार माइनस के साथ में लिखना। ये लो यहाँ पे सी एन डी अप्लाई हो गया मेरा। ठीक है, अब मेरे से बोला जाए कि आप यहाँ पे मुझे वापस रेशियोज की टर्म फाइंड करेंगे। बताओ रेशियोज का मतलब वापस मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो कभी मुझे, ये तो यहाँ नॉर्मल केस है, बट क्वेश्चंस में कई बार आपको ऐसी टर्म देखने को मिलेगी, तो वहां पे आपको जब वापस उस स्टेज पे जाना होगा तब जाके ये काम आएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, यहां से मुझे वहां जाने के लिए वापस अप्लाई, अगेन अप्लाई सी एन डी, वापस मुझे यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा, सी एन डी लगाना पड़ेगा, और मैं वापस वहां चल जाऊंगा। लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताई थी इसकी, कि आप यहाँ पे सीधे डिवाइड लगा दो। डिवाइड लगा दो कि 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1। क्या वापस में यहाँ गया, और आप सी एन डी अप्लाई करोगे इसमें, तब भी आपको यही टर्म मिलेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपको कभी इस तरीके की टर्म दिखे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू में जैसे कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके की टर्म दिखे आपको, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से मुझे सीधा रेशियोज पर जाना है, तो मैं रेशियोज पे जाने के लिए क्या, या तो इसमें सी एन डी अप्लाई करूँ, अप्लाई सी एन डी, या फिर यहीं आप सेम टर्म नीचे माइनस के साथ थी, सेम टर्म नीचे माइनस के साथ थी, तो कुछ इस तरीके का डिवाइड लगा दूंगा, तो e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन b, कुछ इस तरीके का रेशो मिलेगा मुझे। ठीक है, तो ये तो थे मेरे कंपोनेंडो डिविडेंडो। इससे रिलेटेड काफी ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन आएंगे आपके, और काफी अदर चैप्टर्स में भी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, कई बार ये टर्म क्वेश्चंस के बीच में आएगी, वहां पे लिखा हुआ होगा बस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आप खुद को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इफ ए बी सी आर सच दैट, गिवन होगा आपको कि इफ ए बी सी आर in continued proportion, then तब मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। अच्छा, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c को मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। अच्छा, इसको आगे सिंप्लीफाई करें, तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से a अपॉन b, और b अपॉन c को मैं क्या लिख सकता हूँ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो आपको सीधी ये टर्म यूज में लेनी होगी जहाँ पे लिखा हुआ होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, के रेशोज a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आप सीधे यहाँ पे इस टर्म को यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आपका कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। अब इसके आगे का देखें, हम स्टार्ट करते हैं के मेथड। के मेथड, के मेथड क्या बोलता है हमारा कि इफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ तीन क्वांटिटी इक्वल में आ जाए, तीन क्वांटिटी इक्वल में आ जाए तो उसको के इक्वल मान लो, यही के मेथड है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के और e इज इक्वल टू एफ के होगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है हमारा कि a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, जब ई अपॉन में एफ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इनको यहां से क्या लिख सकते हैं कि एक तो मैं ये लिख सकता हूं कि a प्लस सी प्लस ई और अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ, ये इक्वल होंगे। अच्छा,
और ये भी इक्वल होंगे। सपोज मैं 1/1, 2/2 और 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इनका समेशन कर दूं, जैसे कि a प्लस 2c प्लस 3c अपॉन में b प्लस 2d प्लस और 3f। तो इस तरीके से भी इक्वल होंगे। अच्छा, कभी मैं इसको x/x, y/y, z/z से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि x/a प्लस y/b प्लस z/c अपॉन में x b, यहाँ c है और आपका यहाँ पे आएगा e। ठीक है, यहाँ पे एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, इसको इसके भी इक्वल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये आ कैसे रहे, इनको प्रूफ भी तो करना होगा ना, तो प्रूफ करते हैं इनको। पहले किसी भी एक टर्म को उठा लेते हैं अपन, जैसे कि मान लो इसको लिया मैंने, यहाँ से मैं x a की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ प्रोपोर्शन में इज इक्वल टू के है। अच्छा, इज इक्वल टू के है तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई मेरे बी के, प्लस y c की वैल्यू क्या है मेरी डी के, और z e की वैल्यू क्या है मेरी f के। सिमिलरली x b की वैल्यू, उस b को मैंने ऐसा कैसा रखा वाई डी प्लस जेड एफ। ठीक है, अब यहाँ से मैं k को कॉमन ले लेता हूँ, सभी में से k को कॉमन लिया मैंने, यहाँ से मुझे k कॉमन मिल गया, अंदर क्या बचा एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। ठीक है, नीचे की टर्म क्या है मेरी एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। अच्छा, ये तो दोनों एक जैसी है तो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, जब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी तो इज इक्वल टू क्या आ गया। अच्छा, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये टर्म के इक्वल है और ये टर्म भी के इक्वल है पूरी, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल होगी। इसी सिमिलरली ये फंडा तीनों पे अप्लाई होता है, इन तीनों पे। ठीक है, तो ये तो था इनका प्रूफ। अब प्रूफ को देखने के बाद में एक और वो लिख सकते हैं हम, यहाँ से एक और इक्वलिटी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं लिख दूं इसको ए एक्स और एक्स ए की पावर 1/n प्लस वाई सी की पावर 1/n प्लस जेड ई की पावर 1/n अपॉन में एक्स बी की पावर 1/n प्लस वाई डी की पावर 1/n प्लस जेड एफ की पावर 1/n की पावर होल अपॉन n। तो यहाँ से ये बात भी इक्वल होगी, ये किसके सिमिलरली इसके इक्वल होगा। कैसे, जब आप एक ही जगह पे, इसको आप खुद प्रूफ कर सकते हो कि एक ही जगह पे आप ये वैल्यूज पुट करो, c की जगह पुट करो, e की जगह पुट करो, और जब वो कैंसिल होंगे तो आपस में अपन को फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, हाँ, वो आपको जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल आएगी, के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो एक तरीके से इन टर्म्स को जब वो के मेथड यही बोलता है हमारा कि जब भी आपको तीन क्वांटिटी दिख जाए तो उसको के इक्वल अज्यूम कर लो, और इस टर्म को इस तरीके से, इन तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा के मेथड। के मेथड को और अच्छे समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई अपॉन 2, वाई प्लस जेड अपॉन 3 और z प्लस एक्स अपॉन 4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द x रेशियो y रेशियो z। एक्स वाई जेड का रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तीन क्वांटिटी इक्वल है तो इसको मैं के इक्वल अज्यूम कर लूँ, के इक्वल अज्यूम करूँगा तो कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये के इक्वल है, तो यहाँ से मैं तीनों टर्म को भी तो ऐड कर सकता हूँ ना। तो जब मैं तीनों टर्म्स को ऊपर वाली को ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x प्लस 2y 2z। तो 2 को कॉमन ले लिया और इन तीनों का समेशन, जैसे कि 2 प्लस
3+4। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो गया हमारा दिस इज इक्वल टू के, ठीक है। यहाँ से 2/में ये हो गया हमारा 3/9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के, और कंप्लीट ये टर्म। ठीक है, अब यहाँ से ये जब दोनों इक्वल है तो यहाँ से मैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 9/2 के, 9 इधर चला गया, 2 इसके अपॉन में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से वैल्यू देखते हैं हम। जैसे कि मान लो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास में 9/2 के। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस वाई अपॉन 2 जो था, और यहाँ से इसको k के इक्वल करें तो ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2k। सिमिलरली y प्लस जेड अपॉन में 3 इज इक्वल टू के करें तो क्या आ जाएगा मेरा y प्लस जेड इज इक्वल टू 3k। सिमिलरली z प्लस एक्स अपॉन में 4 इज इक्वल टू के करूँ मैं तो क्या आ जाएगा मेरा z प्लस एक्स इज इक्वल टू 4k। अच्छा, ये 3 टर्म्स मुझे मिल गई। मेरे पास ऑलरेडी ये टर्म है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है मेरा 9/2k। अच्छा, x प्लस वाई की वैल्यू रख दूँ, जैसे कि मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9/2k। ये टर्म कहाँ से आई थी हमारी, जब मैंने इस पे के मेथड को अप्लाई किया। के मेथड क्या था हमारा, इन तीनों का सम, और इन तीनों का सम इधर इज इक्वल टू के होगा। अच्छा, जब ये इज इक्वल टू के है तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू मिलने के बाद में मैंने उसे अप्लाई किया कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से मैं ऑलरेडी के मेथड से जानता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2k। अच्छा, तो मैं यहाँ से z फाइंड कर सकता हूँ। ये 2k की वैल्यू जब इधर आएगी तो 9/2k माइनस 2k, तो फाइनली इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा मेरा 5k/2। सिमिलरली जैसे कि मान लो y प्लस जेड की वैल्यू पता है मुझे, y प्लस जेड की वैल्यू 3k, तो x प्लस 3k इज इक्वल टू 9/2k, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी मेरी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2k माइनस 3k। तो इसका सॉल्यूशन हुआ फाइनल 3/2k। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब जो z प्लस एक्स है मेरे पास, z प्लस एक्स क्या है मेरे पास 4k, तो इसका मतलब y प्लस 4k इज इक्वल टू 9/2k। अच्छा, यहाँ से y इज इक्वल टू 9/2k माइनस का 4k, तो ये आएगा मेरे पास में 1/2k। तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ x, y और z। ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, z की वैल्यू हो गई, और ये जो अब वैल्यू है हमारी हो गई x की वैल्यू, और यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब मुझे यहाँ से मैं एक्स वाई जेड में मुझे रेशोज फाइंड करना है। एक्स वाई जेड में रेशो किस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ से मैं देखूँ थोड़ी सी कुछ टर्म, अब देखना है यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशो हमें पता करना है। एक्स रेशो वाई रेशो जेड, एक्स रेशो वाई रेशो जेड लिखना है। अच्छा, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3/2k, रेशो वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1/2k, और जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5/2k। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो फाइनली रेशो आया हमारा 3:1:5, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जब भी 3 क्वांटिटीज इक्वल हैं तो अब हम के मेथड को यूज में लेके और रेशियोज पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको और समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अच्छा, हमें ये रेशियो गिवन है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 3 क्वांटिटी है मेरी, और 3 क्वांटिटी जब इक्वल आ जाती है तो मैं जानता हूँ उसको इक्वल टू के रख दो। जैसे कि मान लो इसको अपन के इक्वल रखते हैं,
बी प्लस सी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी प्लस ए इज इक्वल टू सी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, इसको मैं के इक्वल रखता हूँ तो क्या क्वांटिटी, एक तो मेरा के मेथड क्या बोलता है, जो अपन ने डायरेक्ट सीखा वो क्या बोलता है कि मैं इन तीनों का सम कर दूं और इन तीनों का सम कर दूं। जैसे कि मान लो ए प्लस बी प्लस सी कर दूं और नीचे भी दोनों इन तीनों टर्म्स का सम करें तो क्या आएगा मेरे पास में, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के। यहाँ से तो इसने तो ये रिजल्ट दिया अपना। ठीक है, अच्छा इसी को और थोड़ा लिख दूं कि जब आप इन तीनों टर्म्स का सम करोगे तो आपके पास में आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, अब समझ में आया। अब इसको लिखते हैं अपन a प्लस बी प्लस सी अपॉन में ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों से ये ब्रैकेट कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आई इसकी 1/2। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करके और भी इसमें लिखूं, मुझे पता नहीं होता कि हाँ भाई मैं इन तीनों को इक्वल कर सकता हूँ, तो फिर मैं कैसे करता इनको कि a इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता कि k की वैल्यू क्या है इंटू बी प्लस सी होगा। यहाँ से जब ये k के इक्वल होगा तो क्या होगा, b इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई ऑफ c प्लस a। ठीक है, c की वैल्यू जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो c इज इक्वल टू k ऑफ a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ से देखना a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करता हूँ, तीन इक्वेशन क्रिएट होगी मेरे पास, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो टर्म आएगी वो आएगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इन तीनों में से k कॉमन आ जाएगा मेरा, इधर a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस में आएंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c और 2k मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या है a प्लस बी प्लस सी बचा और a प्लस बी प्लस सी दोनों से कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में यहाँ से 1/2। तो इस तरीके से आप k मेथड को यूज में ले सकते हो। ये कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में और काफ़ी बार आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है हमारा, इफ वी हैव a अपॉन b c अपॉन d देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है हमारा 1/2 दिस a b c d, ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में से मुझे सही बताना है। ठीक है, और ये भी बता दूं कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में हम क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास में क्या लिखा हुआ, a अपॉन बी सी अपॉन डी, और फाइनली मुझे फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, मैं इनको यूज में लूँ तो यूज में सपोज मैं इनको k के इक्वल एज्यूम कर लूँ तो यहाँ से मेरी पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू के बी और c इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में, डी के। ठीक है, अच्छा इन वैल्यूज को क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज में लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास में, के बी, तो के बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c की वैल्यू क्या है मेरे पास में, डी के, तो डी के का होल स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से देखना बी स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ, बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बन गया मेरे पास में, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, और यहाँ से मैंने डी स्क्वायर को कॉमन लिया, डी स्क्वायर को कॉमन लेने से क्या बना, के स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो गई, कैंसिल होने के बाद में मुझे क्या मिला, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या ये इन चार ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अब नहीं है तो मुझे क्या है, इनको इनके जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे, सपोज मैं इनमें क्या थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि बी इंटू बी लिख दूँ और डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी इंटू डी। अच्छा, बी अपॉन डी की वैल्यू लानी पड़ेगी मुझे क्योंकि दोनों टर्म्स यहाँ पे एक जैसी है। अच्छा, थोड़ा सा अपन यहाँ से देखें तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a अपॉन बी जो है मेरा और यहाँ पे है c अपॉन डी, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ एक दूसरे से तो क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं लिख सकता हूँ कि a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, b अपॉन डी की। b अपॉन डी को मैंने यहाँ पे लिखा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन डी इंटू बी अपॉन डी की वैल्यू किसके इक्वल है, a अपॉन सी के, तो a अपॉन सी। अच्छा, यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिला वो क्या मिला,
ए बी अपॉन में डी सी। क्या ए बी अपॉन डी सी मेरा आंसर है क्या? ये रहा। तो डी ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो था आपका रेशो। और अभी आपकी क्लास यहीं और होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।